2023 बजाज पल्सर 125 अपडेट होकर के आई है E20 इथेनॉल पेट्रोल के साथ। वैसे इसके प्राइस रेंज की बात कर ली जाए तो लगभग 82,000 से लेके 92,000 तक एक शोरूम के हिसाब से इसकी प्राइस मिल जाती है। इसी सेगमेंट में आपको सुपर स्प्लेंडर लगभग 3,000 महंगी मिलती है तो 3,000 सस्ती भी मिलती है अलग अलग वेरिएंट। वही सेम ESP 125 भी आपको 3,000 से महंगे सस्ती मिल जाती है और वही राइडर 125 लगभग 4,000 से लेके 8,000 रुपए महंगी मिलती है। तो क्या ऐसे में इस पर्टिकुलर 2023 जो पल्सर 125 सीसी की गाड़ी लॉन्च हुई है, इसे खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं है? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर 2023 पल्सर 125 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून विद मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल की, ये कैसे धड़कता है। तो यहाँ पे आपको वही हमेशा की तरह 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल 2 वॉल्ट ट्विन स्पार्क BS6 DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल जाता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। 11.8 PS की यहाँ पावर आपको मिल जाती है और टॉर्क जो है वो 10.8 Nm का मिल जाता है। इसी सेगमेंट में सुपर स्प्लेंडर आपको लगभग 0.96 PS की जो पावर है कम प्रोवाइड करती है और टॉर्क 0.20 Nm का कम प्रोवाइड करता है। वही ESP आपको 1.08 PS की पावर कम प्रोवाइड कर पा रही है और 0.1 Nm का टॉर्क कम जो है प्रोवाइड कर पा रही है। राइडर यहाँ पे आपको ज्यादा देता है, थोड़ा सा 0.42 PS की जो पावर है यहाँ ज्यादा मिल रही है पल्सर के मुकाबले और टॉर्क भी 0.4 Nm का ज्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे इस पल्सर को राइडर ही कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रही है, बाकी दोनों गाड़ियां पावर फिगर और जो टॉर्क है उसमें आपको मार खाती हुई दिख जाती है। यानी कि पल्सर का टॉर्क और पावर कहीं ना कहीं सेगमेंट में अच्छा माना जा सकता है। अब आइए कर्व वेट की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कर्व वेट यानी गाड़ी का वजन, ये जितना ज्यादा रहा उतनी गाड़ी हाई स्पीड पे आपकी आराम से हाईवे पे स्टेबल चलती है। और भी कुछ फायदे हैं बताऊंगा आगे। आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो पल्सर 125 में आपको 142 kg की ये ओवरऑल गाड़ी मिल रही है और यही आपको 19 किलो जो है कम वजन प्रोवाइड कर पा रही है सुपर स्प्लेंडर। 25 किलो कम मिल रही है आपको ESP 125 और 19 किलो कम मिल रही है राइडर 125। यानी कि सेगमेंट में सबसे हेवी गाड़ी आपको पल्सर ही मिल रही है। अब देखो ऐसा है, ज्यादा कर्व वेट अगर है तो गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है। बारिश के दिनों में विंड्स आते हैं, हवाएं आती है, गाड़ी जब स्पीड में चलाते हैं हम लोग टू व्हीलर तो वहां पे गाड़ी लहराती है। अब अगर कर्व वेट ज्यादा रहा तो गाड़ी लहराती नहीं है, हिलती नहीं है, स्टेबल चलती है हाई स्पीड परफॉर्मेंस में भी। एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज इसमें ऐसा मिलता है कि अगर गाड़ी का वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको पावर भी ज्यादा लगानी पड़ती है, माइलेज ड्रॉप होने की संभावना यहाँ पे होती है। इसके अलावा ब्रेकिंग्स में भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं क्योंकि हाई स्पीड ज्यादा वजन अगर ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए पावर भी ज्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्रेक इफिशिएंट नहीं लग पाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। इसके अलावा इस गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पावर टू वेट रेशो या फिर टॉर्क टू वेट रेशो, ये दोनों रेशो जितना ज्यादा रहा किसी भी गाड़ी के अंदर उतना आपके लिए बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है, फायदे नुकसान बताऊंगा आगे। आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन करते वक्त कर्व वेट देखा जाता है जो कि हमने देखा 142 kg की ओवरऑल गाड़ी मिल रही है। मैक्स पावर भी हमने देखी 11.8 PS की यहाँ मिल रही है। इस हिसाब से अगर पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन कर लूं तो 83.09 PS पर टर्न का यहाँ पे आपको पावर टू वेट रेशो मिल रहा है। टॉर्क टू वेट रेशो के लिए भी कुछ यही देखा जाता है। कर्व वेट 142 kg है, मैक्स पावर आपकी मैक्स टॉर्क 10.8 Nm का यहाँ मिल रहा है। इस हिसाब से टॉर्क टू वेट रेशो का जो कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है 86.05 Nm पर टर्न। अब ऐसा है कि अगर आप ये पूछोगे कि ये जो पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो के कैलकुलेशंस निकल करके आए हैं एंड रिजल्ट, क्या ये सेगमेंट में सबसे बेहतर है? तो ऐसा नहीं है। सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं जो इससे थोड़ा सा मामूली सा बेहतर दिला सकते हैं। पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर आपकी गाड़ी का पावर टू वेट रेशो काफी ज्यादा रहा, अच्छा मेंटेन रहा तो गाड़ी मैक्सिमम लोड उठा लेती है, इनिशियल पिकअप आपका अच्छा हो जाता है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है। गड्ढे वाले रास्तों में या फिर स्पीड ब्रेकर सामने अचानक से आ जाए और वहां ब्रेक लगा लिया आपने, वापस से गाड़ी उठाने के लिए
ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं, जो कि बेहतर मैं कहूँगा रहते हैं अगर पावर टू वेट रेशो ज़्यादा रहा तो। अब ये जो गाड़ी है 125 सीसी सेगमेंट में आती है। 125 सीसी सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ हैं जो माइलेज काफ़ी अच्छा दिला देती है। यहाँ पे क्या कहानी है, पल्सर 125 में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। वैसे अगर बिठाने जाए तो 12 लीटर पेट्रोल इसमें आराम से आ जाता है। और ARAI जो क्लेम्ड माइलेज यहाँ कर रही है वो 55 kmpl का कर रही है। रियल लाइफ में आपको 50 तक शायद मिल सकता है। सुपर स्प्लेंडर आपको लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है, वही 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ESP में ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है। और राइडर में भी आपको 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है पल्सर के मुकाबले। यानी कि इन तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले कम माइलेज आपको पल्सर में देखने को मिलेगा। यहां तक तो सब ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की, बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की। कैसी है ये गाड़ी? वैसे इसके जिस प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है वहां यहाँ आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है और ये काफी बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पर बजाज ने गाड़ियां पहले से बनाना शुरू करा हुआ है, यानी पल्सर 125 इसी पे बन रही है। इसके अलावा गाड़ी जिस तरह से आप फील करोगे, फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्लास क्वालिटी, मिरर क्वालिटी, इनफैक्ट मडगार्ड्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ मिल रही है। मैं कहूँगा यहाँ सबसे बेहतर और ज़्यादा मजबूत लेग गार्ड्स आपको मिल रहे हैं, जो गाड़ी गिरने पर गाड़ी के बॉडी के साथ साथ आपकी भी कहीं ना कहीं पैरों की रक्षा करते हैं, विच इज़ मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ मिल रही है। इसके अलावा ओवरऑल गाड़ी जो है बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। सेफ्टी फीचर्स में अगर देख लिया जाए यहाँ पे तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। पिछला ब्रेक अगर लगाओ तो अगला भी थोड़ा बहुत लग जाता है, इस तरह का ये सिस्टम होता है। फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ आपको मिल जाता है। इसके अलावा पास स्विच मिल जाती है, साइड गार्ड मिल जाता है, लेग गार्ड मिल जाता है, हैंडल बार एंड मिल जाता है। तो इन सभी फीचर्स के साथ साथ इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा एक बेहतर पैकेज प्रोवाइड कर रही है इस प्राइस रेंज में। अब आइए थोड़ा डायमेंशंस देख लेते हैं। क्या ये पल्सर बाकियों के मुकाबले ज्यादा चौड़ी है या फिर ज्यादा छोटी है, ज्यादा लंबी है या फिर ज्यादा नाटी है? सीट हाइट इसकी कैसी है? कितने हाइट तक के बंदे इस पर्टिकुलर गाड़ी को चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तरह तरह की बातें। लेंथ से शुरुआत करूं तो पल्सर 125 में आपको 2042 mm की जो लेंथ है वो मिल रही है, जो कि लगभग सिमिलर है सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले। वही SP 125 में आपको 22 mm का कम मिल रहा है और राइडर में 28 mm की जो लेंथ है वो ज़्यादा मिल रही है। विड्थ यहाँ पे पल्सर में 165 mm की मिल रही है, जो कि सुपर स्प्लेंडर 13 mm से कम है। SP 125 20 mm से ज़्यादा है, राइडर 125 भी 20 mm से ज़्यादा है। यानी सेगमेंट में ये चौड़ी गाड़ी सबसे ज़्यादा चौड़ी नहीं कही जा सकती। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, पल्सर 125 1060 mm ऊंची है और वही सुपर स्प्लेंडर 32 mm से ज़्यादा ऊंची है। जो SP 125 है वो आपको 43 mm से ज़्यादा ऊंची मिल रही है और राइडर 125 32 mm से कम ऊंची मिल रही है पल्सर के मुकाबले। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची भी नहीं कही जा सकती इस गाड़ी को। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ आपको 165 mm पल्सर में मिल रहा है, जो कि लगभग 15 mm से कम है सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले। यानी सुपर स्प्लेंडर का 15 mm ज़्यादा है, वही SP का 5 mm कम है और राइडर का भी 15 mm से ज़्यादा है। तो मतलब सबसे कम जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको SP में और पल्सर में देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ थोड़ी बहुत जो आपकी ऑफ रोडिंग है वो भी करी गई है, जिसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर है या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं तो शायद नीचे से कुछ हिट होने के चांसेस है, अदरवाइज दैट इज़ इनफ। इसके अलावा व्हील बेस की बात कर लेते हैं। व्हील बेस वो चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बड़ा रहा उतनी गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, पिछला और अगला, और यहाँ पे ज़्यादा रहने के बाद हाईवे पे स्टेबल इसलिए चलती है क्योंकि दोनों टायर्स का डिस्टेंस बड़ा हो जाता है और गाड़ी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी बेहतरीन से पकड़ करके चलती है। तो पल्सर में आपको 1320 mm का जो व्हील बेस है वो मिल रहा है। यहीं पे सुपर स्प्लेंडर 53 mm से कम है, जो SP 125 है वो 35 mm से कम है, तो राइडर 6 mm से ज़्यादा व्हील बेस आपको यहाँ प्रोवाइड कर पा रहा है। यानी कि कहानी पूरी तरह से साफ है। इस बजाज की पल्सर 125 में ज़्यादा व्हील बेस आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कर्व वेट देखने को मिलता है और वही ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो भी देखने को मिलता है।
यानी गाड़ी को सिटी में तो चला ही पाओगे आप, हाईवे पर भी चलाने के लिए इसे उस तरह से मॉडिफाई करा गया है, बनाया गया है इंजीनियर्स द्वारा बजाज के। तो यहाँ पे कुछ यही टेक्निकली कहानी नजर आती है। गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहा जाता है वो है उसकी सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट। पल्सर 125 में आपको 790 mm की सिंगल सीट मिल रही है। वैसे इसमें स्प्लिट सीट भी आती है, वो अलग वेरिएंट है। यहाँ सिंगल सीट मिल रही है 790 mm की। जो सुपर स्प्लेंडर है 3 mm से ज्यादा की सीट हाइट लेकर के आती है। SP 125 3 mm से कम की सीट हाइट लेकर के आती है। राइडर 125 13 mm से कम की सीट हाइट लेकर के आती है। मोरल क्या है? तो देखो ऐसा है कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है ओवरऑल या फिर 5.4 फीट है, तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला पाओगे। पल्सर को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 5.4 फीट है तो आपका एक पैर जमीन पे आ जाएगा, दूसरा बिल्कुल आधा अधूरा आएगा। इसके अलावा अगर आप इसकी सीटिंग पोजीशन देखोगे तो वो भी काफी बेहतर है। यानी कि यहाँ पे आप पीछे सिंगल साइड अगर किसी को बिठाना चाहते हो, घर में एजेड पर्सन है, मम्मी है, दादी है, उनको भी बिठा सकते हो। सारी गार्ड इसके अंदर आपको मिल जाता है, विच इज सेफ्टी नॉर्म्स इन इंडिया। तो इस तरह के बेहतर सीटिंग पोजीशन यहाँ मिल रही है। राइडर के लिए भी काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जो कि आगे इतनी ज्यादा झुकी हुई नहीं है जो जितने स्पोर्ट्स बाइक्स में होती है। तो लंबी दूरी आप तय कर सकते हो, यहाँ ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। ओवरऑल टायर्स का भी काफी बड़ा रोल यहाँ अदा किया जाता है और इस गाड़ी में मैं कहूँगा सबसे जो ब्रॉड टायर्स है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑफ रोडिंग के दौरान आपको काफी अच्छी जो सपोर्ट है वो करने वाले हैं। बारिश के दिनों में अक्सर होता है कि रास्ते चिकने होते हैं, पहली बारिश गिरी हुई होती है तब, और वहां पे कहीं ना कहीं ब्रॉड टायर्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं, गिरने नहीं देते, स्कीड नहीं होने देते। फ्रंट में 80/100 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 100/90 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड। और ये ट्यूबलेस टायर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ये गाड़ी कुछ कंफर्ट, कन्वीनियंस यानी कुछ छोटे बड़े फीचर्स भी लेकर के आती है, जो कि इस पूरे प्राइस रेंज में मैं कहूंगा ठीक ठाक सा पैकेज है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ आपको एनालॉग एंड डिजिटल यानी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, सिंगल सीट जैसे मैं कहा वो मिल ही रही है। इसके अंदर आपको डिजिटल क्लॉक भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं पैसेंजर फुट रेस्ट बिल्कुल ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हेडलाइट की बात करें तो आज भी यहाँ पे एलईडी का हेडलैम्प नहीं, हैलोजन का मिल रहा है, लेकिन टेल लैंप एलईडी का देखने को मिल रहा है। टर्न सिग्नल लैंप्स जो है वो बल्ब के है, टेल लाइट जैसे मैंने कहा एलईडी का है, और पायलट लैंप भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। वैसे जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है, इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स मैं कहूंगा काफी अच्छे है, बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से आपको ये पल्सर 150 का फील दिलाती है, 150 सीसी वाली गाड़ी आप चला रहे हो ऐसा फील दिलाती है, उस हिसाब से ये प्राइस और ये फीचर्स मैं कहूंगा बेहतर पैकेज है बजाज की तरफ से। अब आइए बात करते हैं सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। अगर आज आपने इस गाड़ी को खरीद लिया तो फ्यूचर में इसकी सर्विस नेटवर्क कैसा रहेगा, रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी, इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है वो कैसा रहेगा। तो देखो ऐसा है कि इंडिया बजाज ये इंडियन ब्रांड है, इंडिया में पल्सर सीरीज काफ़ी बड़ी तादाद में बेची जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है। पल्सर 150 है, NS 125 है, NS 160 है, मतलब तरह तरह की ये 200 है, RS है, तरह तरह के जो इसके पूरी सीरीज है एक वो बेची जाती है। और स्पोर्ट सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ा नाम इसका है स्पोर्ट बाइक में। तो ऐसा है कि सारे पल्सर जो सीरीज होती है, NS सीरीज अलग है, पल्सर सीरीज अलग है, पल्सर RC सीरीज अलग है, मतलब ये अलग अलग तरह के सीरीज होती है। इनमें अपने कुछ छोटे बड़े पार्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। अब ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे बंद पड़ गई हाईवे पे या फिर कहीं दूर दराज वाले एरिया में, आप 125 सीसी की गाड़ी चला रहे हो और वहां पे 150 सीसी की गाड़ी के इमरजेंसी तौर पे कुछ स्पेयर पार्ट इसमें फिक्स किए जा सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्विस नेटवर्क बजाज के गूगल पे अगर आप जाकर के देखोगे तो बजाज के जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं उनमें 4 स्टार अबो सर्विस आपको मिलती है, यानी कि गूगल रेटिंग्स के हिसाब से, और कुछ जगह पे उससे भी कम है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे काफ़ी अच्छी सर्विस जो है इनकी देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी, फिर चाहे आप सिटी में रहो, थोड़ी छोटी सिटी ही क्यों ना हो वहाँ रहो, या फिर गाँव खेड़ों में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब रिसेल वैल्यू देखो ऐसा है कि ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको कितने रुपए की जाएगी गाड़ी उस वक्त, इंजन खुला है नहीं खुला है, कहाँ गिरी है कहीं गिरी नहीं है, कहाँ घिसी है नहीं घिसी है, वगैरह वगैरह। बढ़ते हैं मोरल पे, क्या इस गाड़ी को खरीदना वाकई फायदे का सौदा है या फिर
किन लोगों के लिए इसे खरीदना बेहतर होगा, किन लोगों के लिए ये बनी है। तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के साथ वो मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। पहली चीज, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, आपका बजट इतना ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा कि आप 150 सीसी की गाड़ी लो, लेकिन 125 सीसी की गाड़ी आप ले सकते हो, जिसका फील आपको 150 वाली का फील 125 में आएगा। स्पोर्टी लुक चाहिए। और कुछ लोगों को पीठ में कंधों में दर्द होता है, यानी कि स्पोर्ट सेगमेंट की गाड़ी तो मिल ही रही है, लेकिन सस्पेंशंस भी इसके कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है। और कहीं ना कहीं माइलेज ओरिएंटेड 125 सीसी में गाड़ी होकर भी थोड़ी बहुत ही सही माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो। तो ये सारे पर्पस अगर आपके मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है। ये ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप भी पर्टिकुलर इस गाड़ी को यूज कर रहे हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मंडे को मैं आपकी बात आज कोटबूर के साथ इस एपिसोड को लेकर आता हूं, जहां आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।